हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है और आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। अब तैयारी के बारे में बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जून 2023 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसी की तैयारी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2023 यानी कि जून 2023 में एग्जाम जो आपका कंडक्ट होने वाला है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट में शिक्षण की अवधारणा पार्ट 1 की क्लास को जो है आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब देखिए इस पार्ट 1 में क्या आपको जो है यहाँ पर मिलने वाला है। तो पहले तो हम शिक्षण के बारे में जानेंगे और उसके बाद से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग विद्वान और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है। अवधारणा का मतलब पहले से बहुत सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं शिक्षण के संदर्भ में। अलग अलग जो विद्वान हैं मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा उनको हम देखेंगे, उनके मत को जानेंगे अवधारणा के अंतर्गत। लेकिन पार्ट 1 में हम शिक्षण क्या है, शिक्षण की प्रकृति क्या है, शिक्षण की विशेषता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं दोस्तों आपको कि कोशिश करिएगा, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बहुत टाइम लगता है और समय का बहुत अभाव होता है और मैं प्रयास करता हूँ कि आपको क्वालिटी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ। तो उसी क्रम में जो है मैं आपसे एक बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जो है, आपको पता है कि पेपर 1 में 10 यूनिट होता है और 10 यूनिट में अलग अलग सेक्शन आपके हैं और उनमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो कोशिश करिएगा कि इस 10 यूनिट में जिस भी यूनिट में आपको दिक्कत होती होगी और उस यूनिट के अंदर जो भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं होता होगा वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बहुत ही ज़्यादा मुझ पर कृपा होगी और मैं वादा करता हूं कि जो भी टॉपिक आप मेंशन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं उसका कंटेंट तैयार करके डायग्राम, पिक्चर्स जो भी संभव हो सकता है मुझसे उस तरीके से मैं कंटेंट को सहज बना के आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर दूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से मेरा भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। 10 यूनिट बहुत ज़्यादा होता है, मैं कोशिश करूंगा जहां तक मैं आपको यहाँ पर अलग अलग यूनिट में टॉपिक्स को क्लियर करा पाऊँ। लेकिन जब आप टॉपिक को मेंशन करेंगे तो थोड़ा सा मेरे ऊपर जो बर्डन है वो कम होगा। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ आपको नहीं बोल रहा। तो आप यहाँ पर टॉपिक मेंशन करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से वो टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहली स्लाइड में हम जो है शिक्षण के बारे में जानेंगे। पहले भी मैंने आपको शिक्षण के बारे में बता रखा है, लेकिन और भी अच्छे तरीके से हम यहाँ पर उसे समझने का प्रयास करेंगे। नए जो दोस्त हमारे होंगे वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये जो शिक्षण आपका चलता है आखिर ये है क्या। बाकी तो मैंने बताया था कि पार्ट 2 में आपको जो है यहाँ पर मैं अवधारणाओं के बारे में क्लियर करा दूंगा। तो अब यहाँ पर हम इसे समझते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली स्व उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि बिना उद्देश्य नहीं, कुछ न कुछ उसका उद्देश्य होता है। उसी क्रम में जो है ये शिक्षा का कार्य आपका आगे बढ़ता रहता है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, यानी कि जन्म के समय मनुष्य में बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है, जैसे बहुत सारे ज्ञान तथ्य, बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन समय के साथ जब उसका विकास होता है तो बहुत सारी चीज़ें वो औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सीखता जाता है और एक वयस्क इंसान बनता जाता है। और इस सिस्टम को आगे मैं बताऊंगा औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में डिटेल में। पहले यहाँ पर आप शिक्षा के बारे में या शिक्षण के बारे में यहाँ पर समझते हुए चलिए। तो जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। अब देखिए छोटे से एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई बड़ी फैक्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे लगाया गया है और उसमें कोई कच्चा मटेरियल, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपका कॉटन हो गया। कॉटन का जो रुई होता है, रफ या मतलब कच्चे माल के रूप में रुई आपका होता है, उसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है कपड़े की और वहाँ पर उससे धागे को बनाया जाता है। धागे के बाद उससे विभिन्न प्रकार के आप क्लॉथ्स देखेंगे, कपड़े आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि पहले तो वो जब रुई था तो वो बहुत मतलब अच्छा भी नहीं था और इसके साथ ही साथ जो है उसका उपयोग भी कम दिखता था। और जब उसको परिवर्तित कर दिया गया उस पर काम करके, तो जब वो फैक्ट्री से निकलता है तो अच्छे एक उत्पाद के रूप में निकलता है जिसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है और लोग उसे पसंद भी करते हैं। तो इसी प्रकार से जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है। समय के साथ वो सीखता जाता है अपने परिवार से, समाज से, और जो आपकी औपचारिक प्रक्रिया जो होती है जिसमें शिक्षण संस्थान, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहाँ से वो सीखता है और एक सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनकर जो है इन सारे सिस्टम से बाहर निकलता है। और वो कितना इन सिस्टम के अनुसार मतलब फॉलो करके अपनी
मतलब जो भी आचरण है उसने ग्रहण किया है वो आप देख पा रहे होंगे समाज में। बाकी हम उसके बारे में बात बाद में करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया कि ये शिक्षण क्या है, शिक्षण से क्या कार्य यहां पर किया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस प्रकार शिक्षण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर संवाद होता है। ऐसा नहीं कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में ही परस्पर संवाद होता है, इसमें परिवार के सदस्य हो सकते हैं और सामाजिक जो लोग होते हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से शिक्षा जो है छात्रों को दिया जाता है। औपचारिक में आप समझ सकते हैं जो एक सिस्टमेटिक तरीके से स्कूल हो गए, विद्यालय हो गया, आपका कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर एजुकेशन आपको मिलती है। और बाकी अनौपचारिक शिक्षा में मतलब सिस्टमेटिक मतलब रूल नहीं होता, कोई ड्रेस कोड नहीं होता, कोई टाइमिंग नहीं होता। आप अपने परिवार के सदस्यों से, चाहे माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, समाज के कोई दोस्त मित्र हो, लोग हो, बड़े बुजुर्ग हो, उनसे भी आप सीखते रहते हो। तो यहाँ पर शिक्षक का जो रोल है जब आप औपचारिक शिक्षा या किसी संस्थान में देखते हो, वो जब आप अनौपचारिक सिस्टम में आप आते हो तो वहाँ पर समाज के लोग, दोस्त मित्र, माता पिता, ये सारे लोग आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई। और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया को भी यहां पर क्लियर कर लीजिए। सतत का मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जब आप जन्म लेते हो तब से आपकी लर्निंग शुरू हो जाती है। आप जो है आसपास क्या चीजें चल रही हैं, पहले तो आप भौचक्के होकर देखते हैं। छोटा बच्चा ऐसे ही नहीं देखते हैं, आप चारों तरफ देखता रहता है कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे वो विकास उसका होता जाता है, वो चीजों को समझता जाता है और एक समय आता है कि आसपास जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन चीजों को समझने लगता है। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि आपने यूजी किया, पीजी किया, फिर पीएचडी किया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि एजुकेशन आपका रुक जाएगा। आप इन जो औपचारिक सिस्टम से हैं मतलब बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आप अनौपचारिक रूप से कुछ न कुछ जीवन पर्यंत सीखते रहेंगे। इसीलिए इसको सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बोला गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यही बताया कि शिक्षण एक कला है जो प्रशिक्षुओं को प्रभावशाली ज्ञान प्रदान करता है। यानी कि शिक्षण एक प्रकार का आप कह सकते हैं आर्ट है। आर्ट का मतलब कि बहुत सारे टीचर्स आपने देखे होंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ाते होंगे, सबकी शैली पढ़ाने की अलग अलग होगी, समझाने की भी शैली अलग अलग होगी। तो इस कला को जिसने बखूबी जाना है वो शिक्षण कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। यानी कि जो कुछ उसने सीखा है अपने जीवन में उसको सामने जो भी प्रशिक्षु है, शिक्षार्थी है, छात्र है, उनमें स्थानांतरण कर देता है। तो वही बस कला है कि उसके अंदर ऐसी कला है कि वो अपने सीखे हुए ज्ञान को सामने वाले के पास स्थानांतरण कर देता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको क्लियर हो गई। और यहाँ पर मैंने कुछ इमोजी और पिक्चर्स भी लगा रखी है ताकि ये क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, आपको बोरिंग न लगे। तो उम्मीद करता हूं कि शिक्षण आपको क्लियर हो गया कि शिक्षण आखिर क्या है। आइए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अब इस स्लाइड में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको हम जानते हुए चलेंगे। देखिए इस पॉइंट्स में मैंने क्या बताया आपको कि शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूप से होता है। अभी इसके बारे में मैंने ऊपर चर्चा की और बहुत ही डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया। जो प्रशिक्षुओं को अधिक से अधिक, ये देखिए प्रशिक्षुओं का जो टर्म है यहाँ पर आप छात्र भी रख सकते हैं, यहाँ पर विद्यार्थी भी आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा नहीं, आप ये अलग अलग नाम है जो सीखने वाला है उसके संदर्भ में छात्र है, विद्यार्थी है, प्रशिक्षु है, अध्ययन करता है, अध्येता है, ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा उसे सामाजिक वातावरण में ढलने में मदद करता है। यानी कि शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से होता है, जो प्रशिक्षुओं को अधिक से अधिक सीखने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित करता है ताकि वो अपने सामाजिक वातावरण जो उसके आसपास का परिवेश हो वो उसमें आसानी से ढल सके। अब देखिए यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैक डेलर्स ने शिक्षा के 4 स्तंभ के बारे में बताया था, उनको आपको यहाँ पर कंसिडर कर लेना है, क्योंकि अब जो एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन में पॉइंट्स दे दिए जा रहे हैं और उन्हें मैच करना हो रहा है, चाहे स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। तो डिटेल में आप चीज़ों के बारे में आपको पता रहेगा, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए जैक डेलर्स के अनुसार जो 4 स्तंभ बताए गए हैं, सबसे पहले बताया गया है कि कुछ बनने के लिए अधिगम, यानी कि अधिगम क्यों होता है, किस लिए किया जाता है। तो एक तो कुछ बनना आप चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे कोई और पद प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, सीखते हैं। जो भी छात्र एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कुछ बनने के लिए ही पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत अलग चीज़ करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ बन जाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट्स इन्होंने बताया कि ज्ञान के लिए अधिगम, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको सोसाइटी या समाज में या आसपास परिवेश में मिल जाएंगे जो केवल ज्ञान के लिए ही जो लर्निंग करते हैं। उनका बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ मिल जाए मुझे जो है इस समाज से, या जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उससे मुझे बहुत सारा अर्थ मिल जाए, वो उनका मैटर नहीं करता। वो बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, सीखने पर फोकस करते हैं। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। और बोलते बोलते गला सूख जाता है, तो आगे हम इसमें देखते हैं।
देखिए आगे मैंने यही बताया कि कुछ करने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू जो बोला गया है तीसरे पॉइंट का है। यहाँ पर पॉइंट इसे याद रखना है आपको, कुछ करने के लिए भी अधिगम किया जाता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर अधिगम करना, यानी कि कुछ भी बनाना चाहते हैं या कुछ जैसे आर्ट वर्क हो गया, तो आप क्या करते हैं, कुछ करने के लिए भी लर्निंग यहाँ पर करते हैं। फिर उसके बाद साथ रहने के लिए अधिगम, यानी कि सोसाइटी में आप साथ रहने के लिए भी एजुकेटेड, यानी कि बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी नहीं आती होगी लेकिन किसी अंग्रेजी बोलने वाली सोसाइटी में जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा अलग फील करते हैं, तो वो अंग्रेजी सीखते हैं, यानी ताकि साथ में उनके रह सके, बोलचाल कर सके। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों स्तंभ आपको जैक डेलर्स के क्लियर हो गए। अब देखिए आगे मैंने एक पॉइंट्स और बताया है कि यूनेस्को 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाता है। ये देखिए पॉइंट्स कई बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो शिक्षक दिवस के बारे में आप सभी को पता होगा, बस मैंने इसको मेंशन कर लिया ताकि आपको एक बार रिकॉल यहाँ पर होता चले। तो 5 अक्टूबर को यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बाकी अपने देश में तो पता ही होगा कि कब मनाया जाता है, ये वर्ल्ड वाला आपको याद रखना है। और यही भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस यानी जयंती के पर्व पे जो है ये आपका 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हमारे देश के अंदर मनाया जाता है और विश्व के अंदर 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड में जो भी मैंने टेक्स्ट लिख रखा है, जो भी मैंने बातें आपको बताई डिटेल में, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि देखिए जब आप फीडबैक नहीं दोगे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि जो कुछ हम बता रहे हैं आपको वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक बात जो मैंने ऊपर बोली उसको जरूर कंसीडर करिएगा। 10 यूनिट्स में किसी भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है, कोई भी टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस टॉपिक को मेंशन करिएगा। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसका कंटेंट तैयार करूंगा और आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अब शिक्षण के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में क्या क्या गुण जो है, क्या क्या चीज़ डालनी है, क्या की, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि किस काम के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें टूल्स और चीज़ों को हम उसी के अनुसार ऐड करते रहते हैं। तो अब जब शिक्षण का कार्य हो रहा है और एक लर्नर आपके सामने है, कुछ सीखता है, तो उसके अंदर क्या क्या मूल्य, क्या क्या गुण को आप जो है डालना चाहोगे, उसी के संदर्भ में ये बात बोली जा रही है कि यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया है। देखिए मानव अधिकार के बारे में उसे पता होना चाहिए, सामाजिक उत्तरदायित्व यानी समाज में रहता है तो क्या क्या जिम्मेदारी सामाजिक तौर पे होती है, चाहे अपने आसपास के परिवेश को साफ रखना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, लोगों से उचित व्यवहार करना, मतलब ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और सामाजिक समानता मतलब बहुत ज़्यादा भेदभाव करना नहीं, मतलब सभी समान है, सभी को मतलब समान रूप से मानना है, ये सारे मूल्य जो है उसके अंदर डेवलप करना है। लोकतांत्रिक भागीदारी उसकी होनी चाहिए, सहिष्णु हो, चीज़ों बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को एग्रेसिवली हैंडल न करता हो, फिर सहकारी भावना हो, लोगों से मिलजुल कर रहता हो, रचनात्मकता क्रिएटिविटी उसके अंदर हो, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, वो शांत स्वभाव का हो, अहिंसा उसके अंदर न हो, मतलब हिंसक स्वभाव न हो, प्रेम भाव रखता हो, आदि मूल्यों को विकसित करने पे बल दिया है। तो ये कुछ मूल्य हैं, कुछ गुण हैं जो एक छात्र और एक विद्यार्थी के अंदर जो है डालने के बारे में, उसके अंदर जो है प्रतिस्थापित करने के बारे में बात कही गई है। यूनेस्को के द्वारा डेलर कमीशन 1996 की रिपोर्ट में ये बातें बताई गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको याद रहेगी। अगला पॉइंट देखिए इसमें कि शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। मैंने अभी ऊपर बताया तो इसके बारे में ज़्यादा मैं चर्चा करूंगा अभी नीचे, पहले आगे हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः परिवार और समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षा शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक की भूमिका अहम होती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ही इस पॉइंट्स को मेंशन कर दिया तो इसको डिटेल में मैं क्लियर कर देता हूँ। वैसे मैंने ऊपर आपको क्लियर कर दिया। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जहाँ कोई सिस्टम नहीं आपका होता है, यानी कि कोई आपका ड्रेस कोड नहीं होगा, कोई टाइमिंग नहीं होगा कि नहीं 9 से 12 का आपको क्लास करना है, और बहुत सारे जो सिस्टम आपको स्कूल या यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखने को मिलता है वो सारा सिस्टम आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं होता है। इसमें बच्चा जो होता है वो अपने परिवार, समुदाय या जो समाज के लोग हैं उनसे सीखता रहता है। तो इसमें यही बातें बोली गई कि मुख्य रूप से परिवार, समुदाय के द्वारा जो है आरंभिक समय में जो है बच्चा सीखता है, वो आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं कि बस आरंभिक वर्षों में ही सीखता है, उम्र के अपने अलग अलग पड़ाव में भी अपने परिवार, समुदाय और समाज से वो सीखता रहता है।
और दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षा में यही मैंने बताया था ऊपर भी कि शिक्षण संस्थान के अंतर्गत जो है जो सिस्टमेटिक तरीके से जिसमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप एक शिक्षण संस्थान के अंदर कुछ ड्रेस कोड होता है, कुछ टाइमिंग होता है, कुछ सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए जो ज्ञान आप प्राप्त करते हो शिक्षक के गाइडेंस में, वही आपका औपचारिक शिक्षा यहाँ पर होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर भी इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा जो अलग अलग जो आपके विद्वान रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पर बताई गई है भारत के अंदर। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट्स में देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो। ये स्टेटमेंट्स है किसके द्वारा बोला गया है? तो ये जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा बोला गया है कि हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं, जैसे कि आप पेरेंट्स होंगे तो आप भी कहेंगे कि हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे छात्र के अंदर उसके चरित्र का निर्माण हो। चरित्र का मतलब अच्छे चरित्र के बारे में, अच्छे गुणों को वो धारण करे, मन की शक्ति बढ़े उसकी, उसके बुद्धि का विस्तार हो, बहुत वो ब्रॉड सोचे, बहुत बड़ा सोचे और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वैसी ही शिक्षा हम चाहते हैं, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट में है कि शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया था कि शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है, यानी कि ये भी एक प्रकार का व्यवसाय ही है जिसके अंदर मतलब जिस 2-3 बार वर्ड रिपीट हो गया तो यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करिएगा। फिर से इसको मैं क्लियर करता हूँ आपको कि शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के चरित्र और क्षमता और भविष्य को आकार दिया जाता है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये बोला गया था। नेक्स्ट जो है इसमें कि शिक्षा समाज की एक आत्मा की भांति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। ये जो है आपके जेके चेस्टरटन के द्वारा बोला गया है कि शिक्षा समाज की एक आत्मा होती है या आत्मा की भांति होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि जो भी आपने सीखा है और उसे हम अगली पीढ़ी को क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। यही बात यहाँ पर बोली गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। बोलते बोलते गला सूख जाता है तो कभी कभी जैसे शब्द जो है उसमें फंसने लगते हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आइए आगे हम देखते हैं। अब हम थोड़ा तेज़ी के साथ जो है इस क्लास को मतलब आगे बढ़ाएंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैंने आपको ऊपर बता रखी शिक्षण के संदर्भ में। अब शिक्षण का अर्थ क्या होता है उसे हम जान लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है, बाकी तो आप शिक्षण के बारे में ऊपर बहुत कुछ डिटेल में समझ चुके होंगे कि शिक्षण आखिर होता क्या है। अब देखिए शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। तो ये आपका औपचारिक जो शिक्षा होती है उसके अंतर्गत ये अर्थ आपका बताया गया है कि त्रिआयामी प्रक्रिया है। तो एक जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं सर्कल ऐसे बना देता हूँ त्रिआयामी। तो मान लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर आपका टीचर्स हो जाएगा और इसके बाद से यहाँ पर आपका स्टूडेंट हो जाएगा और यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस हो जाएगा। तो ये त्रिआयामी प्रक्रिया आपकी होती है और पाठ्यक्रम के अनुसार जो है ज्ञान और जो भी नॉलेज है छात्र को देने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। अब आगे देखिए इसमें मैंने बताया कि अर्थात किसी विषय वस्तु के माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतः प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। यानी कि किसी भी विषय वस्तु को माध्यम यानी मध्यस्थता बनाकर, यानी कि मान लीजिए कोई पाठ्यक्रम है, अगर पाठ्यक्रम ना हो तो शिक्षण रैंडमली कब तक पढ़ा सकता है। मान लीजिए एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम का अगर सिलेबस नहीं हो तो आप रैंडमली क्या पढ़ोगे कि परीक्षा में क्या आएगा। तो जो आपका पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता है, जो विषय वस्तु होता है, वो छात्र और शिक्षक के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, यानी माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों का यानी ज्ञान का आदान प्रदान होता है और इसी अंतः प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगे और ये सारा चीज़ आपने अनुभव किया होगा अपने लाइफ में। ऐसा नहीं है, बस जब आप कभी दूर खड़े होते हो और इस प्रक्रिया को पूरा देखते हो तो आपको वो स्पष्ट दिखाई देती है। जब आप प्रक्रिया के अंदर रहते हैं तो आप लर्न करते रहते हैं, लेकिन ये जब आप थोड़ा सा बाहर हटते हो तो ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि शिक्षण का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब शिक्षण की प्रकृति क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है। तो शिक्षण एक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः शिक्षक व छात्र के मध्य कक्षा में हुई अंतःक्रिया तथा क्रियाएं सम्मिलित होती हैं और शिक्षण अंतर वैयक्तिक प्रभाव है जिसके उद्देश्य एक दूसरे के व्यवहार क्षमताओं को विकसित करना है। तो बेसिकली आप शिक्षण को इस तरीके से देख सकते हैं कि जो भी छात्र होता है उसकी जो भी व्यवहारिक क्षमताएं होती हैं उनको इन्हेंस करना है, उनको बढ़ाना है, उनको बेहतर करना है। इस प्रकार की प्रकृति आपको शिक्षण की देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। तो आइए अब हम अगली स्लाइड को देखते हैं। तेज़ी के साथ जो भी पॉइंट्स अभी आगे रह गए हैं उनको भी कवर कर लेते हैं।
अब शिक्षण की कुछ परिभाषाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। एक दो स्लाइड और रह गया और आज की ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए शिक्षण की परिभाषाओं के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। यहाँ पर ये पहली एक परिभाषा यहाँ पर देखने को मिलती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से एक उद्देश्य होता है आपका शिक्षण कार्य करने का। तो यहाँ पर इस बात को याद रखना है। और शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है। ये भी डेफिनेशन आपको याद रखना है। और शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना। इसमें हम विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने परिभाषाएं यहाँ पर मेंशन की, बाकी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और विद्वान के द्वारा भी परिभाषाएं दी गई हैं, तो आप उनको भी अगर चाहो देखना तो उसको भी देख सकते हो। लेकिन ये कुछ परिभाषाएं हैं बेसिक सी, इनको आपको याद रखना है। आइए अब हम इसमें आगे देख। अब देखिए स्लाइड में मैंने और भी कुछ परिभाषाएं जो है लिख रखी हैं, इनको चाहो तो आप देख लीजिएगा। मैं पढ़ के बता ही देता हूं आपको। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है और इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। ये सारी बातें मैंने ऊपर अभी आपको डिटेल में बताया। जैसे कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो त्रिआयामी होती है, जिसमें छात्र और टीचर और आपका सिलेबस होता है। सिलेबस आपकी मध्यस्थता का काम करता है। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है इस परिभाषा में। और आगे है इसमें कि शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। इसके बाद से शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिसमें वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। इन सारी बातों के बारे में मैंने ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा कर रखी है। बाकी इस परिभाषा को आप अच्छे तरीके से बस देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं शिक्षण की, उनको हम देख लेते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अवधारणा जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई है उसको डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहली विशेषता है कि शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है, जिसमें आपके बौद्धिक विकास होता है। जब आप ज्ञान तथ्यों के बारे में जानते हो तो आपका बौद्धिक वहाँ पर विकास होता है। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप हैं, प्रारंभिक नहीं, ये है प्रशिक्षक केंद्रित एवं शिक्षार्थी केंद्रित। यानी दो तरीके से यहाँ पर शिक्षण के प्रतिरूप आपको यानी टीचिंग मॉडल्स देखने को मिलते हैं। एक तो प्रशिक्षक केंद्रित और एक शिक्षार्थी केंद्रित। और वर्तमान समय की जो शिक्षण पद्धति है वो शिक्षार्थी केंद्रित है, ये आपको याद रखना है। प्रशिक्षक का मतलब यहाँ पर टीचर सेंटर्ड मेथड की बात की जा रही है, जहाँ पर शिक्षक के द्वारा नियम, तरीके, पाठ्यक्रम क्या होगा, या केंद्र में जो है आपका शिक्षक रहेगा, जैसे वो चाहेगा छात्र वैसे सीखेगा। बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए। और शिक्षार्थी केंद्रित में जो है छात्र केंद्र में रहेगा, छात्र जैसे सीखना चाहता है वैसे टीचर को क्या करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। आगे देखिए इसमें शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं, आगे हम बात करेंगे। आगे जो क्लास आपको मिलेंगी शिक्षण के अलग अलग स्तर हैं, चिंतनशील स्तर है, विमर्शी स्तर है, आपका स्मृति स्तर है। इन सारे जो स्तर हैं आपके शिक्षण के, उनको डिटेल में हम कवर करेंगे। अगले पॉइंट में है कि शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है और शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। ये कुछ विशेषताएं हैं, इनको बहुत सारी विशेषताएं हैं, कुछ मैंने बिंदु यहाँ पर पॉइंट कर रखे। देखिए शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको समझते हुए चलना है। अगर कंटेंट को आप देखोगे अलग अलग बुक में तो उसमें आधी से अधिक बातें जो है समझाने के लिए लिखी गई हुई हैं। मेन कंटेंट आपको कुछ ही वहाँ पर मिलेगा। तो बुक भी अपनी जगह सही है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो वो उन बातों को लिख कर समझाते हैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि शिक्षण की विशेषताएं आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ और विशेषताएं देख लेनी है। ये हमारा लास्ट स्लाइड है। शिक्षण अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध आपका होता है। शिक्षण अधिगम और अनुदेश और प्रशिक्षण इत्यादि का आपस में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। और शिक्षण एक समव्यवसाय या वृत्ति है और शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। और शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, तो इसके बारे में भी मैंने ऊपर आपसे चर्चा की। और यहाँ पर देखिए आप एक बढ़िया जो है ज्ञान या जो है अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पर्याप्त समय देना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि आपका नर्सरी से शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से एकेडमिक आप ज्ञान प्राप्त करते हो। और इसमें भी कई सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो भी तथ्य जो हैं महत्वपूर्ण वो सारा कुछ मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर बहुत ही डिटेल में कंटेंट टाइप हो रहा है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से वो आपके कवर हो जाएंगे।
तो इस पूरी प्रक्रिया में जो है आप जैसे 1 से 12 हो गया, फिर आपका यूजी हो गया, पीजी हो गया, तो यहाँ पर काफ़ी समय लगता है। तो यही बात बोली गई है कि इसके लिए जो है समय की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ये कुछ विशेषताएं थी जिनको आपने अच्छे से देखा होगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि शिक्षण क्या है ये तो अब आपके मन में डाउट नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो गया। मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि शिक्षण जो शब्द है, शिक्षण है क्या, ये आपका सवाल माइंड में नहीं रह गया होगा। बाकी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो मैंने बात अभी ऊपर बोली उसको ज़रूर कंसिडर करिएगा। और उम्मीद करता हूँ बहुत सारा कमेंट्स आएगा। और इन 10 यूनिट्स में अलग अलग जो भी यूनिट्स है, चाहे आपके शिक्षण अभिवृद्धि हो गया, चाहे आपका शोध अभिवृद्धि हो गया, चाहे कम्युनिकेशन वाला यूनिट हो गया, पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरमेंट हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, इन सभी यूनिट्स में से अगर कोई भी टॉपिक बहुत ही कठिन आपको लगता है, नहीं समझ में आता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। उसके कंटेंट को मैं बहुत ही मेहनत से जो है तैयार करूंगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से, चित्रात्मक तरीके से, डायग्राम के माध्यम से, और वो टॉपिक निश्चित रूप से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस बार चाहता हूं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊं, और क्वेश्चन का एक सीरीज भी मैं तैयार कर रहा हूं जून 2023 एग्ज़ाम के लिए। तो वो भी समय के हिसाब से मैं आपको कराता चला जाऊँगा। बाकी उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके जो है अप्रिसिएट कर सकते हैं। बहुत दिनों से मैंने क्लास नहीं लिया था, तो बहुत सारा काम चल रहा था, और जिसके कारण से मैं क्लास आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। कमेंट्स भी आ रहा था कि सर क्लास अभी नहीं ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब जो है रेगुलर, लेकिन ये जो मैंने बात बोली टॉपिक वाली, इसको आप कंसिडर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपना कीमती समय निकाल के 10 से 15 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आप आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू अपडेट्स को पाने के लिए। देखिए, हम बहुत ही ईमानदारी के साथ आपके साथ मेहनत करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ प्रोवाइड करने का प्रयास नहीं करता हूं, बहुत सारा समय लगता है। आप एक बार कंटेंट तैयार करके देख लो। मैं दिल से कहता हूं, अगर मुझे, बात मानिए, सच में कह रहा हूं कि अगर मुझे कंटेंट तैयार किया हुआ मिल जाए तो मैं आपको एक दिन में 3-3, 4-4 क्लासेस प्रोवाइड कर देता हूँ। मेन जो जान होता है ना कंटेंट तैयार करने में, क्या पॉइंट्स जो है पढ़ाना है, क्या पॉइंट्स आपको बताना है, लिखना है, टाइप करना है, इसमें बहुत सारा वक्त लगता है, सोचना पड़ता है। जब आपका कंटेंट तैयार हो जाता है तो एक तरीके से आपका पूरा प्लान, पूरा मटेरियल तैयार होता है, बस आपको उसे एक्सप्लेन करते हुए चलना होता है। तो आप एक बार कंटेंट कुछ तैयार करके देखिएगा कितना सारा वक्त लगता है। तो इसको कंसिडर करिएगा, ये टॉपिक जरूर मेंशन करिएगा, एक बार आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट और मैं करता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।